दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और मैं आ चुका हूं सब्जेक्ट इन्वेस्टमेंट एनालिसिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के यूनिट 2 के सेकंड पार्ट में। यूनिट फर्स्ट में अपन ने को रिलेशन, को वेरियंस, रिस्क रिटर्न के बेसिक कंसेप्ट देख लिए हैं। तो अपन अब आ जाते हैं इसके अंदर सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक रिस्क के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आ गया है सेकंड पार्ट के अंदर, मेजरमेंट ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क एनालिसिस। यानी कि जो सिस्टमेटिक रिस्क है उनको किन फैक्टर्स पे हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है, कौन कौन से उसके पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स हैं जिसपे हम सिस्टमेटिक रिस्क को एनालिसिस करते हैं। तो इसके अंदर पहला पॉइंट आता है सिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क कैन बी मेजर्ड यूजिंग द बीटा। अब ये बीटा क्या होता है ये आगे वाले अपन इसके अंदर देखने वाले हैं, इसलिए इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से एनालिसिस करे जाते हैं जब हम सिस्टमेटिक रिस्क का एनालिसिस करते हैं, मतलब कि जब हम कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं कि अगर मैं 10,000 इन्वेस्टमेंट करूंगा तो 2,000 का जो लॉस हो जाएगा, वो जो कैलकुलेटेड रिस्क होगी उसमें हम किन किन चीजों का एनालिसिस करेंगे। उसके अंदर पहला पॉइंट है इकोनॉमिक एनालिसिस। कौन सा पॉइंट है, पहला पॉइंट है इकोनॉमिक एनालिसिस। यानी कि पहले हम इकोनॉमिक का एनालिसिस करेंगे। याद रखना यहां पर मैं कंपनी के बारे में आपको बता रहा हूं और कंपनी के शेयर्स के अकॉर्डिंग अपन सारी चीजें का करेंगे। यहाँ पे नेशन की इकोनॉमिक एनालिसिस नहीं, यहाँ पर कंपनी की इकोनॉमिक एनालिसिस। यानी कि कंपनी की बैलेंस शीट का एनालिसिस करेंगे, कंपनी के टर्नओवर का एनालिसिस करेंगे, कंपनी के रेशियो एनालिसिस करेंगे, कंपनी का कैश फ्लो एनालिसिस करेंगे। इसके अंदर रेशियो में कैश फ्लो, फंड फ्लो, ठीक है, ये वाला एनालिसिस आएगा, रेशियो एनालिसिस। ये कैटेगरी के अंदर अपन क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एनालिसिस, ठीक है। इकोनॉमिक एनालिसिस के बाद हम इंडस्ट्री का एनालिसिस कर रहे हैं। अब ये इंडस्ट्री एनालिसिस में कंपनी भी हो सकती है और पूरा का पूरा सेक्टर भी हो सकता है, ठीक है, दोनों ही चीजें हो सकती है। और इकोनॉमी में भी कंपनी हो सकती है और पूरा का पूरा सेक्टर हो सकता है, ठीक है। यानी कि इकोनॉमी में पूरा देश भी हो सकता है और एक कंपनी भी हो सकती है। लेकिन जब अपन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे होते हैं तो मैं पूरे देश की बात नहीं करता हूं। मैं कहता हूं रिलायंस ग्रुप कैसा परफॉर्म कर रहा है, मैं कह रहा हूं टाटा ग्रुप कैसा परफॉर्म कर रहा है, मैं कह रहा हूं विप्रो कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। इसलिए जब बुकिश जाते हैं तो वो कहता है कि पूरे देश का एनालिसिस, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हम एक कंपनी का एनालिसिस कर रहे होते हैं। और इंडस्ट्री एनालिसिस में हम पूरे सेक्टर का भी एनालिसिस कर सकते हैं और इस कंपनी का भी एनालिसिस कर सकते हैं। अब उसमें क्या एनालिसिस करते हैं, उसका मैनेजमेंट कौन सा है, उसका मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है, जो हम टर्नओवर रेशियो से हमें पता करते हैं। इसके अलावा हम पता करते हैं उसकी सेल्स कहां पर है, उसके आउटलेट्स कहां पर हैं, उसका मेनली प्रोडक्ट क्या है, उसकी मार्केट में डिमांड क्या है। ये इंडस्ट्री एनालिसिस के अंदर हम चेक करते हैं, ठीक है। अब इंडस्ट्री एनालिसिस को नैरो कर दिया तो इंडस्ट्री में भी कंपनी एनालिसिस हो जाता है और कंपनी एनालिसिस इसका थर्ड पैरामीटर है। कंपनी एनालिसिस का मतलब है कि हम उस कंपनी की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट शॉर्ट का एनालिसिस करते हैं कि कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी, क्या थ्रेट्स है कि हमको उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं। पूरे एग्जांपल के साथ अभी मैं समझा दूंगा, पहले इसके टाइप्स देख लेते हैं, फिर अपन इसको एक पर्टिकुलर कंपनी से मैं आपको एनालिसिस करना सिखा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर अप्रोचेस भी है, वैल्यू अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिंग एंड ग्रोथ अप्रोच। वैल्यू यानी कि वो कंपनी कितना एड ऑन कर रही है, ठीक है, और दूसरा उसकी ग्रोथ अप्रोच कितनी है, मींस कि कंपनी अभी तो स्मॉल है लेकिन फ्यूचर में कितनी ग्रोथ होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अभी तो स्मॉल है लेकिन फ्यूचर में कितना ग्रोथ होने की प्रोबेबिलिटी है और किस रेशो से प्रॉफिट चल रहा है, ये वैल्यू अप्रोच के अंदर है। मींस के भविष्य किसका होने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी का हो रहा है, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का होने वाला है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का होने वाला है, तो दैट इज द वैल्यू अप्रोच। ग्रोथ अप्रोच में मींस कि कोई कंपनी स्टार्टअप हुआ है, कोई डिफेंस में नई कंपनी आई है, ठीक है, पारस डिफेंस करके एक कंपनी है, डिफेंस में नहीं आई, उसकी हाई ग्रोथ मार्जिन है, यानी उसकी पोटेंशियलिटी काफी ज्यादा बताई जा रही है, तो वो ग्रोथ अप्रोच की कंपनी कि हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन एनालिसिस अभी तक हमने देखे, कौन कौन से सर, इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस और कंपनी एनालिसिस। अब इसी तीन एनालिसिस को मैं आपको एक कंपनी से बताता हूं। जब मैं मान लेते हैं कि अपन कौन सी कंपनी, खैर जियो का तो शेयर आता नहीं है वरना जियो का एक फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं। इसके अंदर अपन लेते हैं रिलायंस ले लें, टीसीएस ले लें, आईटी सेक्टर की कोई कंपनी लेते हैं, चलो आईटी की सेक्टर की कंपनी लेते हैं अपन, इन्फोसिस की बात करते हैं,
इन्फोसिस विप्रो की बात करते हैं। चलो विप्रो का शेयर ज्यादा मूव नहीं कर रहा है अभी, है ना, इसलिए, और विप्रो एक ओल्ड कंपनी भी है अपने यहाँ की, विप्रो की बात करते हैं। ठीक है, जब ये हम विप्रो की बात कर रहे हैं तो पहले होता है इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर हम कंपनी की बैलेंस शीट का एनालिसिस कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में इसके बैलेंस शीट का एनालिसिस भी इसके अंदर आ गया। इसके अलावा यहाँ पर जो विप्रो एस्टेब्लिश है यानी कि इंडिया के अंदर, तो इंडिया की इकोनॉमी का भी एनालिसिस चल रहा है कि इंडिया कितना टेक्नो फ्रेंडली है। ठीक है, और क्या यहाँ पर ये जो करोड़ों की कंपनी है, 1 लाख करोड़ से ऊपर की कंपनी है, क्या ये ब्लू चिप कंपनी, यहाँ पर इसकी ग्रोथ परसेप्शन क्या है, यहाँ पर इसका प्रोडक्ट क्या सेल हो रहा है। ये फर्स्ट इकोनॉमिक एनालिसिस हुआ। दूसरा इसका इंडस्ट्री एनालिसिस आता है। इंडस्ट्री में इसके मेजर कौन कॉम्पिटिटर है, सर टीसीएस है। ठीक है, इसके अलावा आप इसका ले सकते हो कॉम्पिटिटर इन्फोसिस है। ठीक है, सोनाटा सॉफ्टवेयर है, अरविंद स्मार्ट स्पेस है। मतलब ये कुछ मेजर कंपनीज हैं जो विप्रो के रेशियोज के अंदर आती हैं। इसके अलावा कई टेक्नोलॉजी एंड नंबर्स हैं। खैर अगर आप डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी कंपनी निकले के आएगी, लेकिन मूल मुद्दा क्या था कि इंडस्ट्री एनालिसिस, दूसरी कंपनीज इंडस्ट्री की कैसी परफॉर्मेंस कर रही है, उनका ग्रोथ क्या परसेप्शन है, क्या वो सेक्टर है। जैसे कि अभी कोविड के टाइम पे फार्मा के सेक्टर्स यानी फार्मा की जितनी भी कंपनी थी वो सारी की सारी ग्रोथ सेक्टर दर्ज करी गई। बैंकिंग ने डाउन किया और बाद में बैंकिंग सेक्टर बूम पे आया। तो ये क्या हुआ, एक इंडस्ट्री का बैंकिंग सेक्टर्स का पूरा एनालिसिस इंडस्ट्री एनालिसिस कहलाया। कहीं कहीं इंडस्ट्री को कंपनी कह के भी डिनोट किया गया, इसलिए मैंने बोला था कि कंपनी और इंडस्ट्री एक ही एनालिसिस के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि बहुत से फिलोसोफर इंडस्ट्री ही कंपनी को बोल देते हैं। जैसे कि अब आईआरसीटीसी है, आईआरसीटीसी अब अपने आप में पूरी एक इंडस्ट्री, क्योंकि आईआरसीटीसी का कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, मोनोपोली सेक्टर के अंदर वही इंडस्ट्री वही कंपनी। बट कंपनी एनालिसिस में जब मैं चला जाता हूं तो कंपनी के प्रोडक्ट, कंपनी की स्ट्रेंथ, कंपनी की वीकनेस, कंपनी के एग्जिस्टिंग थ्रेट्स, कंपनी की अपॉर्चुनिटी यानी मार्केट में वो कहां और सर्वाइव कर सकती है, फ्यूचर ग्रोथ के क्या चांसेस हैं, ये पूरे के पूरे एनालिसिस सिस्टमेटिक रिस्क के अंदर किए जाते हैं। अनसिस्टमेटिक जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, फ्लड आ गया, ठीक है, और कोई अदर थ्रेट आ गया, कोई लीगल परसेप्शन आ गया, या इसको भी अपन लगा सकते हैं जैसे क्रिप्टो में लोगों को पहले ही पता था कि इस पे हाई टैक्स लगने वाला है, गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज को अनफेवरेबल मानती है। आज 60%, मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं, आज 60% जो क्रिप्टो का ट्रेड है वो इंडियंस करते हैं। यानी अगर क्रिप्टो का पूरे वर्ल्ड के अंदर जो ट्रेड हो रहा है उसमें 60% हिस्सा भारतीयों का है। मतलब हम कितने हाई रिस्क पे खेलने वाले व्यक्ति हैं, कितने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ व्यक्ति है, 40%, और सारे के सारे फॉरेन में चले गए क्योंकि 30% इसके अंदर जेन पे गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया। खैर वो अलग बात है। अब ये आ गया है बीटा। ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसका न्यूमेरिकल भी आता है। अब बीटा है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। बीटा is indicate that the security price moved at the market। अब बीटा होता क्या है, लोगों को बहुत सिंपल सा टॉपिक है और बहुत अच्छे से आप इसका आंसर राइट अप कर दोगे। केवल एक बेसिक सा फंडा आप मेरे साथ सीख लो कि सर मार्केट मूव होता है, मार्केट मूव होता है, यहां पर शेयर मार्केट की बात है ना, वो मूव होता है, अप होता है, डाउन होता है। तो इसी के साथ इंडस्ट्री, अब इंडस्ट्री हटा देता हूं मैं ताकि और कंफ्यूजन ना हो। कंपनी का शेयर भी अप डाउन होगा, हाँ या ना। मार्केट अच्छा जाएगा तो कंपनी का शेयर भी अप जाएगा, हाँ या ना। सेंसेक्स ऊपर जाएगा। तो यदि मार्केट के साथ कंपनी का जो रेशो है, जो कोरिलेशन है, अगर ये अच्छा है, पॉजिटिव है, 1 है, मीन्स क्या, अगर मार्केट 10% बढ़ता है तो मेरा शेयर भी यदि 10% बढ़ा तो मेरा रिलेशनशिप कितना आया, 1 बीटा। इसको बोला 1 बीटा। बताओ समझ में आ गया। बीटा क्या है, जो मार्केट वो चेंज होता है, मार्केट में जितना फ्लक्चुएशन होता है उतना ही फ्लक्चुएशन यदि कंपनी के शेयर प्राइस में होता है तो उसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। यदि मार्केट डाउन हुआ 5% तो ये शेयर भी 5% डाउन हुआ, दैट इज द 1 बीटा, यानी कि इक्वल। अब अपन इसके टाइप भी देख लेते हैं।
बीटा का मतलब समझ में आ गए, ठीक है। बीटा की डेफिनेशन कहां गई, वापस से ले लेते हैं। बीटा इज लेस देन 1 मींस दैट द सिक्योरिटी विल बी लेस वॉलेटाइल। जब 1 से कम होगा तो लेस वॉलेटाइल, यानी मार्केट 20% बढ़ गया, जैसे कि टीसीएस का है। टीसीएस का क्या है, मार्केट ज्यादा भी बढ़ जाएगा तो वो कम बढ़ेगा, मार्केट ज्यादा भी गिर जाएगा तो वो कम गिरेगा। टीसीएस का हो गया, ठीक है। इसके अलावा आईटीसी के शेयर्स, टीसीएस तो फिर भी एक बड़ी ब्लू चिप में आपको कम, बिल्कुल एग्जैक्ट बीटा नहीं मिल पाएगा, कम वाला नहीं मिल पाएगा, कहीं कहीं वॉलेटाइल वो भी हो जाता है। लेकिन आप आईटीसी के शेयर्स ले लो, आईटीसी के शेयर्स हमेशा इसका बीटा अंडर 1 ही रहता है, यानी कि ये लेस वॉलेटाइल है। मार्केट ज्यादा चल गया, 40% बढ़ गया, तब भी भैया ये 5% ही बढ़ेंगे। और मार्केट 20% गिर गया, मार्केट 20% से डाउन हो गया, तब भी ये 2% ही माइनस में आएगा, क्योंकि इनका बीटा क्या है, ग्रेटर लेस देन 1 है, यानी कि ये लेस वोलेटाइल है। ये शेयर्स किनको पसंद आते हैं, जिनको रिस्क लेना कम पसंद है, जो हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड में बिलीव नहीं करते, वो कहते हैं एक स्टडी इनकम होनी चाहिए, यानी कि ग्रोथ धीरे 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 होनी चाहिए, लेकिन फिक्स्ड होनी चाहिए। जो लो ग्रोथ और फिक्स्ड ग्रोथ के ऊपर जाते हैं वो लेस में लेते हैं, जो हाई में चले जाते हैं, मार्केट 5% बढ़ा तो इनका शेयर 20% बढ़ गया, उसका मतलब हो गया ग्रेटर देन 1, ठीक है। आगे इसके टाइप्स देख लेते हैं, आ जाते हैं अपन। ये रहे सारे के सारे बीटा के टाइप्स। कैलकुलेशन ऑफ द बीटा, अब ये तो समझ में आ गया। कैलकुलेशन का क्या मतलब है, बीटा इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि जैसा मार्केट वॉलेटाइल है, आपका शेयर भी उसी तरीके से वॉलेटाइल है। मार्केट बढ़ रहा है तो शेयर बढ़ रहा है, मार्केट घट रहा है तो शेयर घट रहा है। सेम परसेंटेज की बात होती है, क्योंकि अब सेंसेक्स तो 60,000 पे, आपका शेयर की प्राइस तो 200 रुपए ही है, तो वो शेयर के परसेंटेज के ऊपर है। अगर ग्रेटर देन लेस देन 1 है तो, सॉरी, ग्रेटर देन 1 है बीटा, तो ये मोर वोलेटाइल है, और लेस देन 1 है तो लेस वोलेटाइल है, यानी कि अगर लेस है तो लेस वोलेटाइल है, और हाई है तो हाई वोलेटाइल, यानी कि मार्केट 2% बढ़ेगा तो आपका शेयर 4% बढ़ेगा, ठीक है। 0 है मार्केट, अगर बीटा की वैल्यू 0 है, यानी कि कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, मार्केट कहीं भी जाए, आपका शेयर किसी भी और वैल्यू के अंदर कोई उसके अंदर मूवमेंट नहीं आ रहा, मार्केट 5% अब भी हो गया तब भी आपका शेयर का प्राइस वही है, और 2% डाउन हो गया तब भी आपके शेयर का प्राइस वही है, तो बीटा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जब नेगेटिव में आ जाता है बीटा, जब बीटा क्या आ जाता है, नेगेटिव में आ जाता है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करता है, यानी कि जब मार्केट अप जाएगा तो आपके शेयर का प्राइस डाउन जाएगा, और जब मार्केट डाउन जाएगा तो आपके शेयर का प्राइस अप जाएगा। ये नेगेटिव कोरिलेशन होता है बीटा में, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी का बीटा यानी कि हाई वॉलेटाइल है, और लो बीटा यानी कि लो वॉलेटाइजेशन है, यानी लेस देन 1 वाला, ठीक है। हाई बीटा लो बीटा का अंदर वैसा कुछ भी नहीं, हाई वॉलेटाइजेशन होता है, हाई फ्लक्चुएशन होता है तो हाई बीटा, लो फ्लक्चुएशन होता है लो बीटा, और नेगेटिव यानी कि अपोजिट फ्लक्चुएशन होता है तो नेगेटिव बीटा। क्लियर है ना। देखो अपन ने बहुत बड़ी चीजें, बार बार एग्जाम में बीटा का क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चे बड़े परेशान होते हैं। अब सिलेक्शन ऑफ पोर्टफोलियो और मार्कोविस की एक थ्योरी आई थी। मार्कोविस साहब क्या कहते हैं, मार्कोविस साहब की एक थ्योरी आई थी, ठीक है। सीधे अपन तो थ्योरी समझा देता हूं मैं आपको, नेक्स्ट टॉपिक आ गया है। मार्कोविस साहब की थ्योरी क्या है, मार्कोविस साहब की थ्योरी ये कहते हैं कि कस्टमर हमेशा चाहता है, या इन्वेस्टर, यहां पर मैं एज ए एजेंट हूं इसलिए मैंने कस्टमर बोल दिया, पर इन्वेस्टर हमेशा क्या चाहता है कि लो इन्वेस्टमेंट हो। इसके अच्छा जिसको भी स्क्रीनशॉट लेने हो, बड़े बच्चे परेशान रहते हैं, पीडीएफ अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। पर कंसेप्ट अभी समझ लो, देखो स्क्रीनशॉट तो एक अपने आप में होता रहेगा, एक कंसेप्ट समझना जरूरी। मार्कोविस साहब की थ्योरी क्या कह रही है, वो ये कह रही है कि इन्वेस्टर जो है वो काफी समझदार है, क्या है, काफी समझदार है, वेल नॉलेज है, और मार्केट भी क्या है, गुड कंडीशन का है। गुड कंडीशन मतलब कि वो हर न्यूज को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब अच्छे से समझता है। जैसे अभी अडानी साहब की हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई, जिसमें अडानी साहब के शेयर एक दिन में 20% गिरे और अगले दिन 50% उठ गए, मतलब कि फ्लक्चुएशन कितना हाई आया है। पहले लोग समझ ही नहीं पाए, उन्होंने सेल कर दिया, फिर बाद में उनको समझ में आ रहे हैं तो गलती हो गई, फिर वो बाय कर रहे हैं, अभी कुछ शेयरों के प्राइस गिरे हुए। तो अभी भी वो मार्केट के अंदर वो हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट है वो सही है गलत है, उस पर क्वेश्चन बना हुआ है। अडानी ग्रुप कह रहा है वो गलत है, अमेरिकन पीपल कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि वो उस एसोसिएशन पे बहुत भरोसा कर रहे हैं। अब भारत के लोग कह रहे हैं जो कि ये सही है, जब कांग्रेस की पार्टी कह रही है कि कहीं घपला है, जांच करानी चाहिए। तो ये रिपोर्ट के बारे में अभी भी क्या है, मार्केट को एक्चुअली नहीं पता कि है क्या,
ठीक है, क्या वो सही है रिपोर्ट या वो गलत है रिपोर्ट, क्या अडानी साहब ने फ्लक्चुएशन कुछ ब्रेक करे हैं नियम, या अडानी साहब का दावा सही है। तो थोड़ा समय के अंदर ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, जांच चल रही है, सेबी खुद जांच कर रहा है, तो पता चल जाएगा। हमको उसके ऊपर भरोसा है, सबको उसके ऊपर भरोसा है। जो भी ट्रुथ होगा कुछ ही समय के अंदर सबके सामने आ जाएगा कि अडानी का शेयर वास्तव में बुलबुला था या वास्तव में रॉकेट था, क्या है वो तुरंत ही पता चल जाएगा। खैर अपना मुद्दा भी ये नहीं था। मार्कोविच साहब ये कह रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर काफी इंटेलिजेंट है, जो इन्वेस्टर है वो काफी इंटेलिजेंट है और वो हमेशा हाई रिटर्न और लो रिस्क प्रीफर करते हैं। इन्वेस्टर यहाँ का नेचर क्या बताया कि वो हमेशा कैसा रिटर्न प्रीफर करते हैं, हाई रिटर्न। कैसा रिटर्न प्रीफर करते हैं, हाई रिटर्न, लेकिन उसके लिए रिस्क लेना चाहते हैं लो रिस्क। ये उनका आउटकम निकला, ठीक। यानी कि हर इन्वेस्टर कैसा है इनके नजर में, इंटेलिजेंट है और वो हाई रिटर्न तो चाहता है लेकिन रिस्क क्या, लो रहना चाहता है। यानी कि उनका पोर्टफोलियो जो डिजाइन करेंगे, मार्कोविच साहब की थ्योरी से, ये पोर्टफोलियो डिजाइनिंग की थ्योरी है, इसके अंदर ये कहते हैं कि लो रिस्क के ही पोर्टफोलियो आपको डिजाइन करना है। यानी कि एसेट्स अलोकेशन करना ही है, बिल्डिंग प्लांट मशीनरी खरीदनी ही है, बट आपको हाई रिटर्न भी कैलकुलेट करना है, हाई रिटर्न भी उसके साथ होना चाहिए। तो आइए इनके एजम्पशन क्या थे। इनके एजम्पशन बहुत ही बेसिक एजम्पशन थे, है ना, जो आप सब तुरंत ही याद कर लोगे। इन्वेस्टर्स आर रेशनल, यानी कि वो इंटेलिजेंट है, वो तार्किक है, वो सुनी सुनाई बातों पे भरोसा नहीं करता, वो बैलेंस शीट देख के भरोसा करता है। यहाँ पर वो मार्कोविच साहब क्या कह रहे हैं कि बैलेंस शीट देख के भरोसा करता है, वो कैश फ्लो फंड फ्लो रेशियो एनालिसिस करने के बाद भरोसा करता है, वो बीटा भी देखता है, वो मार्केट का ट्रेंड भी देखता है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी देख रहा है। यानी क्या, रेशनल है, तार्किक है, ठीक है। इन्वेस्टर आर फ्री एक्सेस टू फेयर, यानी इन्वेस्टर को क्या है, फ्री ट्रेड। आज आप किसी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फील फ्री, यानी कि कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। द मार्केट आर एफिशिएंट एंड एब्जॉर्ब द इंफॉर्मेशन क्विकली, यानी मार्केट कैसा है, एब्जॉर्ब कर लेता है तुरंत इंफॉर्मेशन को, और कैसा है, एफिशिएंट है, समझदार है। ऐसा मार्केट नहीं है जो छोटी छोटी बातों पे बड़ा तूल दे दे। मतलब कि कोई, जैसे कि अभी तुरंत हमारा इंडियन मार्केट ने क्या दिखाया कि ये दिखाया कि एक रिपोर्ट आने से, एक अडानी ग्रुप के आने से वापस से हम स्टेबिलिटी में आ गए। तुरंत वो डिमोलिश नहीं हुआ, जब तक कि सेबी की रिपोर्ट जांच चल रही तब तक नहीं हुआ। तुरंत थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आया और इससे क्या हुआ, मार्केट एफिशिएंसी बताई मार्केट ने, ठीक है। इन्वेस्टर आर रिस्क एवर्स, एवर्स का मतलब यहाँ पर विरोधी है, वो रिस्क लेना नहीं चाहते। ट्राई टू मिनिमाइज रिस्क, वो क्या चाहते हैं, रिस्क मिनिमाइज हो और रिटर्न हाई आए। इन्वेस्टर बेस्ड डिसीजन आर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, इन्वेस्टर के डिसीजन किसके ऊपर बेस्ड है, स्टैंडर्ड डेविएशन में। जिनमें डेविएशन ज्यादा होगा उनमें वो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कम करेगा, जिनमें डेविएशन कम होगा उनमें इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्टर चूज हायर रिटर्न फॉर द लोअर रिटर्न फॉर गिवन लेवल ऑफ रिस्क, वो हमेशा किसको चूज करेंगे, हायर रिटर्न को, लोअर रिटर्न को कभी भी चूज नहीं करेंगे अगर उनको रिस्क पता चल जाए। इसके अंदर मल्टी डाइवर्सिफिकेशन का रूल हमेशा एप्लीकेबल होगा। Under the above assumption, the consider the efficiency of other assets portfolio to assess the higher expected return. Diversification of the security is one method. Diversification मार्कोविच साहब की एकदम कह सकते हो जान है कि जब भी आप पोर्टफोलियो मार्कोविच साहब के अकॉर्डिंग बना रहे हो तो डाइवर्सिफिकेशन होना जरूरी है, यानी कि मल्टी एसेट्स अलोकेशन फंड होंगे ही। यानी इसमें शेयर मार्केट भी है, इसमें बॉन्ड भी है, इसमें गोल्ड भी है, इसमें कमोडिटी भी है, इसमें फिक्स्ड एसेट्स भी है, इसके अंदर सब है। नहीं मिल पा रहा है तो म्यूचुअल फंड के जो मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड है वो इनमें सलाह दी जाती है, क्योंकि इसमें हाई रिटर्न तो चाहिए लेकिन लो रिस्क चाहिए। ये मार्कोविच साहब के assumption और इसके एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सिंगल इंडेक्स मॉडल। अभी सिंगल इंडेक्स मॉडल ये कहता है कि मैक्रो इकोनॉमिक, अब इकोनॉमिक्स दो तरीके की है यहाँ पर, ठीक है, इकोनॉमिक्स दो तरीके की है, एक है माइक्रो और एक है मैक्रो। जो मैक्रो है मींस कि जब हम लार्ज लेवल पे कैलकुलेशन करते हैं एक देश एक राष्ट्र की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, और माइक्रो इकोनॉमिक्स जब हम हाउस होल्ड एक गृह स्वामी की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। तो ये सिंगल इंडेक्स मॉडल ये कह रहा होता है कि भैया
एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर कॉजेज द सिस्टमैटिक रिस्क अफेक्टिंग टू ऑल स्टॉक रिटर्न। ये कह रहा है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक का एक फैक्टर है उसी के थ्रू हम पूरा का पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक फैक्टर जैसे कि टैक्सेशन सिस्टम, सिंगल इंडेक्स मॉडल क्या कह रहा है, टैक्सेशन सिस्टम। ये कह रहा है कि टैक्स अगर लो है, फॉर एन एग्जांपल, ये मेरा बता रहा हूं मैं, केवल आपको एक फैक्टर के थ्रू, एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि टैक्स अगर लो है तो ग्रोथ हाई होगी। ग्रोथ क्या होगी, हाई होगी। ये सिंगल इंडेक्स मॉडल में केवल एक किसी भी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर को लेके आपका पोर्टफोलियो डिजाइन कर दिया जाता है। अभी जैसे बजट आया तो टैक्स सिस्टम कम किया गया, ऐसा बीजेपी गवर्नमेंट कह रही है। अभी भी एनालिसिस का मुद्दा है कि टैक्स कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है, कि कौन से में क्या छूट दी गई है। मतलब कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स बजट आता है आजकल, पेश होने लग गया है, क्योंकि रेल बजट भी इसके अंदर शामिल हो गया है। इससे लोगों का करोड़ों रुपए तो बचा है, लेकिन लोगों को समझने में काफी दिक्कत आती है। सीए के पास हेल्प लेनी पड़ती है कि भैया बताओ कि हमारा कितना टैक्स बच रहा है। खैर गवर्नमेंट इसमें इनिशिएटिव ले रही है, कैलकुलेटर भी लॉन्च करें गवर्नमेंट ने खुद की वेबसाइट पे भी कि पुरानी टैक्स से आपको कितना बनना था अब क्या। लेकिन हम इसका कैसे बेनिफिट ले सकते हैं उसमें भी अभी सीए की हेल्प लगती ही है। लेकिन ये एक मैक्रो इकोनॉमिक का फैक्टर है टैक्सेशन। इसी के थ्रू अगर हम एनालिसिस कर लेते हैं कि कंपनी हाई जाएगी या लो जाएगी, तो इसी को क्या कहेंगे, single index model. To simplify analysis single index model, assume there is only one macroeconomic factor that causes the systematic risk affecting all stock return. यानी पूरा का पूरा शेयर मार्केट किस पे बोल दिया, टैक्स पे बोल दिया। पर ऐसा हो सकता है एक्सपेंसेस बढ़ने के साथ इनकम भी बढ़ाई जा सकती है, एन नंबर्स ऑफ द फैक्टर, इसलिए कम कंसीडर किया जाता है, लेकिन फिर भी लोग इसको कंसीडर करते हैं। द रेट ऑफ रिटर्न मार्केट इंडेक्स सच एज द S&P, according to this model the return of any stock can be decomposed into the expected excess return of the individual stock। यानी कि हम एक स्टॉक की बात नहीं करेंगे, इसके अंदर मल्टीपल स्टॉक की बात करेंगे और एक सिंगल फैक्टर से बात करेंगे। और वो सिंगल फैक्टर कहां से आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक से आएगा। मैक्रो इकोनॉमिक यानी पूरे देश की इकोनॉमी, उसमें टैक्सेशन पॉलिसी हो गया, कोई लॉ हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी हो गई, एक्सचेंज रेट हो गई, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट रेशो हो गया, डिमांड आ गई। जैसे कि कोविड के टाइम पे फार्मा के शेयर क्यों बढ़े, क्योंकि पूरे देश में किसकी, कोविड की महामारी आ रही थी, जिसके कारण से ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड बढ़ रही थी, दवाइयों की डिमांड बढ़ रही थी, तो फार्मा के शेयर रॉकेट बने हुए थे। तो बस यही कह रहा है कि एक फैक्टर को लेके आप पूरा का पूरा पोर्टफोलियो अपना डिजाइन कर सकते हो। वो मार्कोविच साहब ने डाइवर्सिफिकेशन की थ्योरी दी थी। इन्होंने कहा, इनका जो कोएफिशिएंट आता था अल्फा बोलते थे, वहां पर अल्फा कोएफिशिएंट से इन्होंने डिजाइन किया है, ठीक है। अल्फा, इट्स अल्फा कोएफिशिएंट व्हिच इज द रिटर्न एक्सीडेड द रिस्क फ्री रेट, यानी द रेट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट दैट अफेक्टेड द मार्केट, यानी रिस्क फ्री, यानी कि टैक्स बढ़े कम हो, कितना रिस्क फ्री आ रहा है वो हम किससे पता चल जाएगा, हमको अल्फा से पता चल जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, कोई इसमें ज्यादा डाउट नहीं है। छोटा क्वेश्चन आता है सिंपल इंडेक्स मॉडल का, मार्कोविच साहब का थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर शायद आपकी सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गई, जल्दी थर्ड फोर्थ फिफ्थ यूनिट लेकर आ रहा हूँ। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जल्दी बताइएगा समझ में आया नहीं आया, कैसा लग रहा है। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अब तो थोड़ा इजी लग रहा है, ऑन गोइंग लग रहा है। जल्दी सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। खुश रहिए, जय हिंद।